हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। आज देखिए रिवीजन में हम लोग पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, इस पे आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और जैसा हमने पहले ही आपको बताया है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखना होता है और उसके थ्रू आपको नोट्स अपना खुद से प्रिपेयर करना है। और फिर हम लोग यहाँ पर फास्ट रिवीजन करते हैं, कंप्लीट और क्वेश्चंस पे ज़्यादा बात करते हैं। तो मैं पहले आपको समराइज कर दूं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से। तो आपको यहां समझना है बच्चे कि सबसे पहले यहां जो क्वेश्चन हो सकता है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक पर हो सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन यहां हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट पे हो सकता है और साथ ही साथ यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इन पे क्वेश्चन हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन हो सकता है। इसी पार्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट से भी रिलेट करके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, सारी बातें सिखाएंगे। दूसरा यहां पार्ट हो जाता है आपका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। तो आपने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस साथ में रख के और फिर उसको टिक कर लेना है कि कौन कौन से प्रिपरेशन, कौन कौन से प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहां पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास आ गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही चाहिए कि यहां हम लोग अगर बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ब्लॉक वाइज अगर हम देखें तो हमारे पास ब्लॉक कितना होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक के बाद अगर बात करें तो किसके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और डी ब्लॉक के बाद हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। आप सब समझिए पहले कि यहाँ ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये जो ब्लॉक बोलते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, कैसे हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहला लॉजिक है कि जब भी हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सबसेल के लेवल में, सबसेल लेवल मतलब एस पी डी एफ अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल के ऑर्बिटल में इंटर करेगा उसी ब्लॉक को वो बिलोंग करेगा। सपोज आपने कॉन्फ़िगरेशन किया और लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया एस सबसेल के ऑर्बिटल में, तो वो एलिमेंट कहां से बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक से। क्लियर है ना। ऐसे ही अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन किया और वो एलिमेंट्स बिलोंग करता है कहां से, पी ब्लॉक से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर करेगा, पी सबसेल के ऑर्बिटल में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर जाए, पी सबसेल, डी सबसेल के ऑर्बिटल में, तो बोलेंगे डी ब्लॉक। और ऐसे ही एफ ब्लॉक के लिए बात होगी। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ब्लॉक वाइज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन विच सबसेल ऑर्बिटल। क्लियर है। अब कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन बच्चे ध्यान देंगे, एस ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 या फिर 2। कहने का मतलब कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बाहर जो सेल होगा उसमें एस सब सेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। खैर ये तो बात 11th की हो गई, लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन आना ही चाहिए। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहां पर अब देखिए ऐसा है कि जब हम एस ब्लॉक से आगे बढ़ते हैं तब पी ब्लॉक आता है। तो यहां क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, यहां NH2 आ चुका है क्योंकि ये फिल हो गया। पहले एस ब्लॉक आता है फिर डी ब्लॉक की बात करते हैं, तो NH2 और NP1 से लेके यहां 6 तक हो सकता है, 1 से लेके 6 तक हो सकता है। सपोज अगर आपसे कहें कि थर्ड ईयर ग्रुप है तो थर्ड ईयर ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2 NP1। अब ये NS और NP1 का मतलब आपको क्या समझना है कि बाहर वाला जो भी सेल होगा वो सेम नंबर है, N की वैल्यू 5 है तो उसमें भी 5 में ही एक इलेक्ट्रॉन रहेगा पी में, यहां पर S में 5 में ही एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये यहां कंसेप्ट समझना है। अब अगर फोर्थ ए की बात करते हो तो पी में ही इलेक्ट्रॉन वेरी करेगा फिर से, तो NH2 NP2 हो जाएगा। और अगर आपने फिर फिफ्थ ए की बात करी तो फिफ्थ ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, NH2 NP3। अब देखिए यहां कंसेप्ट एक आता है क्या, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कहां देखने को मिलता है, फिफ्थ ईयर ग्रुप के एलिमेंट्स में। तो ये यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बताएंगे। 6 ए में अगर बात करें तो क्या होगा, NH2 NP4। और ऐसे जब हम 7th ए की बात करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, NH2 NP5। और अगर हम बात करें नोबेल गैसेस की तो नोबेल गैसेस जो आएंगे इसमें जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा NH2 NP
6। अब जरा बातों पर ध्यान दीजिए, क्या क्या यहाँ क्वेश्चन हो सकता है। पहली बात, किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर देख के वहां आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं, और किसी भी सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। मींस अगर आप थर्ड ईयर की बात करो तो यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल है, 3, क्योंकि यही इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ आपको कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर हैं वो निकल जाएं बाहर वाले सेल से। अगर हम लोग और देखें, यहाँ पर देखें, जैसे हाइड्रोजन है 7th है, तो यहाँ पर NH2NP5 है। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, और यही 7 ये ग्रुप है और यही 7 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, 7। और जो भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है, 7 है। अब देखिए नोबेल गैसेस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है। और आप जानते हैं इसीलिए नोबेल गैसेस के एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मींस इनके बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है। और 8 इलेक्ट्रॉन होना मतलब हम इसी को बोलते हैं क्या, कंप्लीट ऑक्टेट। अगर हीलियम की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ड्यूप्लेट। क्या होता है, ड्यूप्लेट। तो नोबेल गैसेस के एलिमेंट किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक में जितने हैं ग्रुप हमने सबके लिख दिए, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाहर वही दिखेगा आपको। अब जरा डी ब्लॉक में देखो, तो अगर डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा N-1। अब ये N-1 भाई बाहर वाले सेल से एक सेल की और अंदर की बात कर रहे हैं तो N-1, और अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग डी ब्लॉक बोल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस में हो रहा होगा, डी सब सेल के ऑर्बिटल में। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां देखने को मिलेगा, डी में। तो 1 से लेके 10 तक हो सकता है। और जो बाहर वाला सेल यहां पर दिखेगा N नंबर, तो N क्या है यहाँ S के साथ है, तो S में क्या हो जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। और एक एलिमेंट ऐसा है पैलेडियम, पैलेडियम में S इलेक्ट्रॉन 0 होता है। तो डी ब्लॉक में ये क्वेश्चन जेईई मेंस वगैरह में बहुत अच्छे से पूछा जाता है बच्चों, कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक का जिसके बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। तो वो कौन सा एलिमेंट है, पैलेडियम। सिंबल क्या होता है, पीडी। क्या होता है सिंबल, पीडी। 5s0 होता है वहां। चलिए भाई, अब हम लोग अगर बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, तो एक और अंदर चले गए, तो ये हो गया N-2। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर कर रहा है, F में, तो F हो गया 1 से लेके 14 तक। F हो गया 1 से लेके 14 तक। और फिर हम लोग इसके बाद जब D लिखते हैं तो N-1D, और यहाँ या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और जो NS होगा वो फिक्स है, कितना होगा, 2। तो कैसे पहचानते हैं, पहचानने का आपको क्या तरीका है कि ये एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है। आपको क्या देखना होगा, अगर वो डी ब्लॉक का है तो बाहर के कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या चेक करना कि बाहर S में या तो 1 होगा या 2 होगा, और D में वेरिएशन देखने को मिलेगा। बोले ऐसा यहां भी हो सकता है, ऐसा यहां देखिए, यहां कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहां आपको F में इलेक्ट्रॉन दिखेगा, और F के साथ साथ जो D होगा वो या 0 होगा या फिर 1 होगा, और S में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हमेशा 2 होंगे। क्लियर है। तो ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां आपको पहचानना है और हमेशा याद रखना है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब एलिमेंट्स को, एक तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा 11th में, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो एक बेसिस हो गया कि एलिमेंट्स को इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई किया, और दूसरा तरीका होता है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कि उनमें कितना सेल इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट सेल को देखते हुए भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, और फिर हम लोग क्लासिफाई करते हैं 4 पार्ट में। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। ऐसे केस में हम आपको नीचे से ही बताना स्टार्ट कर रहे हैं। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन कहां कहां इंटर कर सकता है, यहां इलेक्ट्रॉन यहां इंटर कर रहा है, यहां भी इंटर कर रहा है, और यहां भी इंटर कर रहा है। मीन्स ये आउटर मोस्ट सेल और उसके अंदर वाले सेल को पेनल्टीमेट सेल, और उससे एक और अंदर, सपोज ये 7 है तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, तो ये सेल कौन सा हो गया, 5 हो गया। अगर सभी सेल इनकम्प्लीट है, मीन्स सभी में इलेक्ट्रॉन्स इंटर कर रहा है,
तो हम लोग ऐसे को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। तो ये क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक को क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कैसे बोल रहे हैं? ऑल थ्री सेल्स, कौन सा थ्री सेल्स? आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। क्लियर है बच्चे? अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में आप देखिए ये वाला सेल और ये वाला सेल, दो ही सेल है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात कर रहे हैं। तो ये बाहर वाला सेल कौन सा है? आउटर मोस्ट, और ये सेल कौन सा है? इनर मोस्ट, उसके अंदर वाला सेल। तो ये आउटर मोस्ट और ये पेनल्टीमेट सेल। तो अगर एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और दो ही इनकम्प्लीट सेल दिखे, कौन सी? आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट, और ये जो एंटी पेनल्टीमेट है ये कंप्लीटली फिल्ड हो, तो दो सेल जब इनकम्प्लीट होंगे तो क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। समझिएगा, अगर सेल की बात करें और सेल में यहां देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो n का नंबर क्या है? सेम है। इसका मतलब ये सिर्फ बाहर वाला सेल है। यहां भी n का नंबर एक ही है और बाहर वाला सेल है। तो अगर सिर्फ आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, मींस एक ही सेल इनकम्प्लीट है, तो हम ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट को ही दूसरे नेम से बुलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो अब क्लियर हो गया कि ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या इसी को क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल एलिमेंट, और इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसे क्या बोल रहे हैं? इनर ट्रांजिशन। तो यहां पर ये बात यहां बहुत जरूरी है कि इस बेसिस पे हम लोग ये भी याद रखें, ये नॉर्मल एलिमेंट्स हो गए और ये एलिमेंट्स कैसा हो गया? ट्रांजिशन, और ये कैसा हो गया? इनर ट्रांजिशन। ठीक है, तो इनर ट्रांजिशन। अब यहां देखिए तीन कैटेगरी आपने देख ली। अब जरा इस पे ध्यान दीजिए, नोबल गैस पे। तो नोबल गैस में बाहर वाला सेल भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो अगर किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और वहां पर सभी सेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, मींस जो भी सेल है सब फिल है, कंप्लीट फिल्ड है, मींस पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल एंड आउटर मोस्ट सेल ऑल आर कंप्लीटली फिल्ड, इट मींस दिस एलिमेंट इज इनर्ट गैस। तो कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया? 4 कैटेगरी में। कौन कौन? इनर्ट गैस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन में कौन सा आता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट, और इनर ट्रांजिशन में एफ ब्लॉक, और एस और पी में क्या आ गया? नॉर्मल एलिमेंट, चाहे इसी को बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो ये हो गया एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का तरीका और कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एलिमेंट्स आपको थोड़ा सा देखना है कि हर ब्लॉक में कैसे एलिमेंट्स को हमें देखना है। तो यहां आपसे 5th ईयर की बात हो रही है, मतलब जो हम 12th में पढ़ रहे हैं वो हम लोग यहां से देखते हैं 5th ईयर से। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये है हमारा 5th ईयर ग्रुप। और ऐसे ही अगर हम 6th ईयर की बात करें तो 6th ईयर में हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। और जब हम बात करते हैं 7th ईयर की तो यहाँ पर आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये हमारा एलिमेंट्स है। नोबल गैसेस में देखें तो इसे हम 0 ग्रुप बोलते हैं। तो 0 ग्रुप में जब बात करोगे तो यहाँ पर कौन मिल जाएगा भाई? सब जानते हैं क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास आ गए कौन से एलिमेंट? पी ब्लॉक के एलिमेंट। ये कौन से हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो ये तो हो गए हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट। अब आपको एलिमेंट्स के बेसिस में जब हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में हर एक एलिमेंट्स को आपको याद नहीं रखना है। आपको डी ब्लॉक की सीरीज वाइज बात करेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट जो 3D सीरीज है, जो डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज है जिसे बोल रहे हैं 3D सीरीज, वहां पर सभी एलिमेंट्स के नेम आपको याद रखना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। देख लीजिए, तो यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक,
यहां आपको कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखना है, और कॉन्फ़िगरेशन का तरीका देखिए कैसे याद रखेंगे। हमने कहा कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 21 है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 30 है। जरा देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर अगर हम बात कर लें आर्गन की, तो आर्गन कितना हो जाता है 18, तो आर्गन 18 हो गया। तो अब आपको यहां डी में कितना देखने को मिलेगा 1, और साथ में देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आया 4s2। अभी हमने डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन बताया था, तो हमने कहा था n-1 डी 1 से लेके 10 तक, और s में क्या होगा 1 या 2। तो देखिए यहां पर 2 आया और डी देखिए उससे एक कम है। तो अब आर्गन सभी में आएगा क्योंकि एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। तो अगर टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम में आपको क्या देखने को मिलेगा 3d2 4s2। ऐसे वैनेडियम में क्या देखने को मिलेगा 3d3 और 4s2। क्रोमियम में जब बात करेंगे तो क्रोमियम में आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसा देखने को मिलता 3d4 4s2, लेकिन वहां पर वो कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं होगा क्योंकि ये उससे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शनली आप इसको याद रखेंगे। क्रोमियम में कैसे याद रखेंगे 3d5 4s1, एक्सेप्शन नहीं है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि 3d4 के कंपेयर में 3d5 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या रखते हैं 3d5 4s1, यहाँ से एक s इलेक्ट्रॉन d में हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ अगर देखें ये सब के आगे क्या लगा रहेगा आर्गन 18, तो यहाँ मैग्नीज है। अब इसमें 25 है तो ये 3d5 और 4s2, तो सभी में वही चल रहा है। आयरन के लिए जब लिखोगे तो क्या होगा 3d6 4s2, कोबाल्ट के लिए लिखोगे तो 3d7 4s2, निकेल के लिए क्या हो जाएगा 3d8 4s2। अब ऐसे कॉपर के लिए जब देखेंगे तो कॉपर के लिए क्या हो जाएगा 3d10 4s1, ठीक है। अब जिंक के लिए देखें तो जिंक के लिए क्या हो जाएगा 3d10 और 4s2। जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक्चुअल में क्या किया है हमने, सिर्फ यहां पर लास्ट डिजिट को देख के कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। इसका 21 है तो 3d1 है, इसका 22 है तो यहां हमने क्या लिख दिया 3d2, इसका क्या है 23, इसका क्या है 24। तो 24 में 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ये हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ऐसे मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 तो यहाँ 3d5 4s2, यहाँ क्या है आयरन 26 तो 3d6 4s2। तो इस तरीके से क्या है कि इस वाले सीरीज का आपको एटम का नंबर और एलिमेंट्स नेम एटॉमिक नंबर और ये कॉन्फ़िगरेशन आना ही चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलेगा। तो जल्दी से क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ कॉपर का जरूर याद रखें और क्रोमियम का याद रखें। यहाँ आपको और क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, यहाँ अगर आप देखें तो इस पूरे ग्रुप में नॉर्मली अगर आप देखें तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा क्रोमियम में। देखिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, क्योंकि डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं, डी में ऑर्बिटल आपके पास कितने आ जाते हैं 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन तो ये अनपेयर्ड हो गया, और फिर एक इलेक्ट्रॉन एस में अनपेयर्ड हो गया, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं। और क्रोमियम में ही सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और खास बात है कि क्रोमियम की इस सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है। रीजन यही है कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और यहां बॉन्डिंग जो है थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की वजह से, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बॉन्डिंग कोवैलेंट नेचर यहाँ और ज्यादा देखने को मिलता है। और ये मेटल है तो मेटल में तो मेटेलिक बॉन्डिंग तो होएगी। तो इस वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलता है। और आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अगर बात करें डी ब्लॉक में तो टंगस्टन की होती है। टंगस्टन इसी ग्रुप को बिलोंग करता है, इसी ग्रुप को टंगस्टन बिलोंग करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसमें है, टंगस्टन में। सिंबल क्या होता है, W होता है। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर एलिमेंट्स की बात कर ली। अगर हम लोग बात करें अब F ब्लॉक में, तो F ब्लॉक में कहां से स्टार्ट हो जाता है बच्चों, F ब्लॉक में दो चीजें हैं, एक लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनाइट सीरीज जब बात करते हैं तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो एक्टिनियम है और लैंथेनम है
उनको लगता है ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि नेम के सीरीज में जैसे ही बोला लेंथेनाइड सीरीज, वो बोलते हैं लेंथेनाइड है, अरे वाह ये तो लेंथेनम है, मतलब लेंथेनाइड का मेंबर। तो ये लेंथेनाइड का मेंबर नहीं है, ये कहां से है, डी ब्लॉक से ही है, तो ये एफ ब्लॉक में नहीं है। पहली बात, लेंथेनम कहां से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक में इसकी पोजीशन है। एक्टिनियम की पोजीशन क्या है, डी ब्लॉक है। लेकिन लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट कहां से होती है, सीरियम से। सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58, और कहां जाके फिनिश हो रहा है ये, ल्यूटेटियम पे। ऐसे एक्टिनियम कहां से स्टार्ट होता है, थोरियम से, एक्टिनाइड सीरीज थोरियम से, और कहां जाएगा, लॉरेंशियम। लॉरेंशियम क्या होता है, सिंबल Lr, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स की बात होगी, ये आप जरूर याद रखिए। यहां से ये 5th ग्रुप के हो गए, और इस तरीके से एलिमेंट्स थोड़ा सा आइडिया रहना ही चाहिए। अब बात करते हैं जरा एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट हमने क्यों बोला, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। किसके लिए बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक के लिए। मतलब आपको एनोमलस बिहेवियर देखना है हर एक एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है हर एक ग्रुप का, उसमें देखना। और क्या रीजन होगा, देखो जरा रीजन क्या है इसके पीछे। जैसे आप देखें यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन फैमिली में अभी हमने लिखा था, तो यही फर्स्ट एलिमेंट है। फिर हमने देखा नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, तो यही है फर्स्ट ग्रुप, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट यही आ गया, क्या, ऑक्सीजन। और यहां क्या आ गया, फ्लोरीन। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, हम बेसिकली कौन कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, 5th ए की, और 6th ए की, और फिर 7th ए की। हमें देखना है रिएक्शन का नेचर, तो एलिमेंट्स में वो प्रॉपर्टी देखेंगे, क्योंकि नोवेल गैसेस की अगर बात करते हैं तो वो टोटली इनर्ट हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, तो हमें इसमें उसके बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इन एलिमेंट्स की बात करें। तो इसको अगर देखें तो ये कहां से बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड से, इसलिए हमने हेडिंग क्या दिया, सेकेंड पीरियड एलिमेंट में एनोमलस बिहेवियर। अब इसके कंपेयर में अदर जो एलिमेंट्स हैं, इनसे जब कंपेयर करें तो अदर एलिमेंट्स में क्या क्या खास बात होती है। यहां पर आपको क्या चीजें और देखने को मिलेगा, सेकंड है, इसका मतलब यहां आपको दो ही सबसेल देखने को मिलेगा, 2s और 2p। अब 2s और 2p के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर ऑर्बिटल की भी बात हमें करनी होगी। s सबसेल में ऑर्बिटल कितना, 1, p सबसेल में ऑर्बिटल कितना, 3। तो यहां से हम लोग अगर देखें तो ये s का ऑर्बिटल है, और ये px, py और pz, ये 3 ऑर्बिटल किस में हो गए, p में हो गए। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं यहां पर, 4। और अगर 4 ऑर्बिटल हैं तो सेकेंड पीरियड का जो भी एलिमेंट है, सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहे हैं, और बात कर लें, कार्बन की बात कर लें अगर, तो कार्बन की भी अगर हम बात करते हैं तो वो सेकेंड पीरियड का ही है, और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितना ऑर्बिटल होगा, 4। तो 4 ऑर्बिटल होने का मतलब है कि ये मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकते हैं, 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए जो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होगा, ऑर्बिटल ही होता है। तो ऑर्बिटल में आपको देखना होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं भाई, टोटल 8। और कहीं जब बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इस तरीके से हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब मैक्सिमम जो बॉन्ड बना सकता है सेकेंड पीरियड का वो क्या होगा, 4 बॉन्ड। इसीलिए क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम कोवैलेंसी सेकेंड पीरियड एलिमेंट की क्या है, 4 है। तो अभी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्वेश्चन यहीं पर बेस्ड है, और क्वेश्चन आपसे हो गया कि NCl3 बन जाता है सर जी, लेकिन NCl5 नहीं बनता है। आप देखेंगे क्वेश्चन कितनी बार ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि NCl3 बनता है बट NCl5 नहीं बनता है, एक्सप्लेन व्हाई, क्यों नहीं बनता है भाई। तो आप देखिए यहां नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 5, और मैं क्या कह रहा हूं कि सेकेंड पीरियड के पास मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने हैं, 4। तो हम क्या बताएंगे कि नाइट्रोजन एटम डज नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, nitrogen atom does not have vacant orbital, therefore they have only 4 orbital, means 2s and 2p orbital, so they can form maximum 4 bond। कितना बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड, और इस कंपाउंड में कितना बना है, 5, तो 5 यहां बन ही नहीं सकता है। दूसरी बात यहां और बोल सकते हैं, 2s 2p 2d होता ही नहीं है, 2d होता नहीं है। तो पहली बात ये हो गया कि हम ऑर्बिटल बता सकते हैं कि 4 ऑर्बिटल,
और इसमें सेकेंड रीजन अगर देना चाहें तो हम ये बता सकते हैं कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से, वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये नहीं बनाएगा। लेकिन तुरंत क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि सर PCl3 और PCl5 के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो हमने कहा बेटा PCl3 भी बनेगा और PCl5 भी बनेगा। क्यों ऐसा बन रहा है? तो अगर PCl फास्फोरस की तुम बात करो तो फास्फोरस कहाँ से है? 15 से है। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ? 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा? 3s2 3p3। देख लीजिए 2 2 4 6 10 12 एंड 3 15। अब 3p जब होता है तो आपको याद आ जाए तो भाई 3d भी होता है और यहां 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो यहां पर p के पास ऑर्बिटल है और d के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जो कि नाइट्रोजन एटम के साथ नहीं था। नाइट्रोजन एटम में कोई भी d ऑर्बिटल नहीं था, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाया क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, और PCl5 का फॉर्मेशन हो जा रहा है क्योंकि यहां पर वैकेंट 3d ऑर्बिटल अवेलेबल है। क्लियर हो गया? तो हम यहां पर अब दूसरा क्वेश्चन आपसे फिर पूछ रहे हैं कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4। इसलिए वो कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। लेकिन थर्ड पीरियड के एलिमेंट की मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 या 6 हो जाएगी। तो 5 की बात कर रहे हैं, PCl5 आपने एग्जांपल देखा, और ऐसे ही भाई SF6 भी तो जानते हैं। तो SF6 है। अब सल्फर भी थर्ड पीरियड का है और इसने कितने एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है? 6 एलिमेंट के साथ, 6 फ्लोरीन एटम के साथ, और हर एक फ्लोरीन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाता है। तो ऐसे सल्फर अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बॉन्ड बना लेगा कितने? 6। तो क्या समझा आपने कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 5 या 6। और सेकेंड पीरियड की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 4। क्लियर हो गया? अब फिर से हेडिंग पे ध्यान दीजिए। पहला कंसेप्ट यहां से एक क्वेश्चन के बारे में हमने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। अब हम जरा दूसरी बात पे आते हैं। एनोमलस बिहेवियर की जब बात हो रही है तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप शो एनोमलस बिहेवियर, गिव द रीजन व्हाई दे शो एनोमलस बिहेवियर। तो हम क्या बताएंगे रीजन? यहां पर यहां रीजन बता सकते हैं कि इसमें स्मॉल साइज होगा। क्या होगा? स्मॉल साइज। तो ये थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं। तो यहां रीजन क्या आया? सबसे पहले फर्स्ट रीजन हो गया स्मॉल साइज, स्मॉल साइज ऑफ एटम, स्मॉल साइज होगा। दूसरी बात आपने सीखा है कि जैसे जैसे नीचे की तरफ चलते हैं एटम का साइज बढ़ जाता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है। तो ऐसे केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? नीचे जाने पे डिक्रीज होगी। तो यहां हम सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो भाई नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं निकलेगा। तो यहां और क्या कंसेप्ट हो जाएगा? हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर बात करें तो और क्या बोल सकते हैं? हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये सभी पॉइंट आ जाते हैं। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इसका रीजन हो गया। और क्या रीजन हो जाएगा? और रीजन हो जाएगा अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अभी बताया हमने अब्सेंस ऑफ वैकेंट। अब कहीं भी अगर आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरीके से आप अगर एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको मार्क्स मिलने के पूरे चांस हो गए। बस आप उसको लिखिए अच्छे से, तरीका सही होना चाहिए। तो अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। और क्या बता सकते हैं? और इनमें टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। बोलो भाई, समझ रहे हो ना? तो यही यहां पर मेन रीजन हो जाते हैं। स्मॉल साइज ऑफ एटम, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी ज्यादा हो जाता है। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये भी ज्यादा है। तो ये सब रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? एनोमलस बिहेवियर देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चों? चलो आगे चलते हैं।
इनर्ट पेयर इफेक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा आता है, आज तुम इसको समझ के रहना। इनर्ट पेयर इफेक्ट देखो जरा, क्या बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट में। इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऐसा लग रहा है कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग रहती है, अनपेयर हो ही नहीं पा रहा है। देखो पेयर, क्या कह रहे हैं, पेयर, और पेयर के साथ साथ कह रहे हैं इनर्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर में है और चुपचाप बैठा है, कहीं भी वो पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी नहीं है। तो नाम क्या हो गया, इनर्ट। और कहाँ इनर्ट है भैया, जब पेयर में है तो फिर क्या किसी से रिएक्शन करना, पेयर और इनर्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। चलो कहाँ देखेंगे भाई, ये आपको देखने को मिलेगा 5th ए ग्रुप में और 3rd ए ग्रुप में और 4th ए ग्रुप में। इन 3 ग्रुप में आपको कहाँ ये देखेंगे, कहाँ, पहले तो ये आपका ग्रुप क्लियर हो जाए, और इनमें आपको देखने को मिलेगा ग्रुप के लास्ट 2 एलिमेंट, ग्रुप में लास्ट 2 एलिमेंट में, लास्ट 2 एलिमेंट में आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन को जब हम देखते हैं तो यहां आपने सीखा NH2NP1 और आपने सीखा NH2NP2 और आपने सीख लिया NH2NP3। किसकी बात कर रहे हैं यार, देखो ना, ये हो गया किसका, 3rd ए और ये 4th ए और ये बताओ भाई 5th ए। तो ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात कर रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। देखिएगा होता क्या, हमने कहा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो अगर यहां ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहां कितना हो सकता है, मैक्सिमम +5। देखिए 2 और 3, तो अगर पूरे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम +5। यहां अगर बात करें तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम +4। यहां बात करें तो क्या हो सकता है, +3। ये मैक्सिमम पॉसिबल है। अब यहां लिखा इनर्ट पेयर, जो यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है NH2, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इनर्ट हो जाते हैं। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इनर्ट हो जाते हैं, तो यहां से अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा निकल के, या एक ही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में जाएगा। तो फिर जब एक ही जाएगा तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना डेवलप होगा, +1। ऐसे यहां से 2 जाएगा तो 2 की वजह से कितना डेवलप हो जाएगा, +2। ऐसे यहां भी 3 ही जाएगा तो कितना डेवलप होगा, +3। क्या समझ गए भाई, आपने ये देख लिया कि यहां कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस देखिए जरा कितने का आया, 2 का। यहां भी देखिए कितने का डिफरेंस, 2 का। यहां भी डिफरेंस कितने का, 2 का। ये 2 का ही डिफरेंस क्यों आ रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट में, क्योंकि इन सब में जो लास्ट वाला एलिमेंट है, उस लास्ट वाले एलिमेंट में ये जो NS इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन। तो हम इसी की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं। तो बात अगर करें कि नीचे वाले केस में कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +5 या +3, अरे तो अब क्या बताना भाई, जब यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका फेवरेबल क्या हो गया, +3। तो जब +3 है तो इसका मतलब यही वाला स्टेट लास्ट वाले एलिमेंट्स में स्टेबल होगा। और ऐसे यहां पर बात करेंगे तो अगर हम कहीं से ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, और यहां अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बात करें कि बोरान की बात करें, बोरान ग्रुप में ये देखिए, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिले, अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि यहां आप +3 वाला केस बनाइए, बोरान लिया ना 3rd ए, तो +3 वाले केस की बात करें तो +3 वाला स्टेबिलिटी कहां ज्यादा मिलेगा, इधर साइड में। मतलब Al+3 का जब केस होगा तो आप किधर की तरफ स्टेबिलिटी देखेंगे, इधर की तरफ। लेकिन जैसे ही बात हो जाए +1 की, तो +1 की बात होते ही कंफर्म हो गया कि +1 वाले केस में तो नीचे वाला ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अब कौन सा ज्यादा स्टेबल की बात कर रहे हैं, Tl+1। तो ऑर्डर किधर बनेगा, इधर की तरफ। तो यहां B+ लिखा हो, Al+ लिखा हो, ऐसे Ga+ लिखा हो, और ये भी आ जाएगा, इंडियम आ जाएगा। तो ये ऑर्डर किधर की तरफ चला जाएगा,
इधर की तरफ। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करना हो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है डाउन टू द ग्रुप। क्या बोल रहा हूं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एट द टॉप ऑफ द ग्रुप। तो टॉप पे कौन सा स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर हम यहां पर 5th ए ग्रुप के एलिमेंट की बात करते तो नीचे कौन सा ज्यादा स्टेबल होता, +3 वाला। क्लियर हो गया ना। तो यहां से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा होता है और उसमें जनरल ट्रेंड बनी होती है। अब जैसे हम तुमसे 4th ए ग्रुप की बात करें तो अगर हमने यहां लिखा Sn+2 और Pb+2 और आपसे हमने पूछ लिया कि यहां बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है इस फॉर्म में, तो आपने देखा होगा ये एलिमेंट्स के नेम हैं, काशी गए, शंकर प्रभु, देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, काशी गए शंकर प्रभु। तो शंकर प्रभु के अकॉर्डिंग देखो Pb कहाँ आ रहा है, नीचे, तो Pb+2 इज लोअर स्टेट, तो लोअर स्टेट ज़्यादा स्टेबल। तो अब बताइए थर्मोडाइनमिकली भी बात करें तो Pb+2 ही ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आता है और यही ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से समझ कर चलिए क्वेश्चन। एटॉमिसिटी की बात करते हैं अगर, तो एटॉमिसिटी की बात करें तो भाई हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग है। जैसे नाइट्रोजन है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होता है, ये डाइएटॉमिक में एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे फास्फोरस की बात करो तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। सल्फर किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलता है, एसिड के फॉर्म में। ऐसे आप अगर हाइड्रोजन में बात करो तो यहाँ F2Cl2 Br2 I2 इसकी बात करेंगे। अगर आप हीलियम, नियॉन, नोबल गैसेस की बात करो तो वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा कि ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन है ये गैसेज हैं और जो ब्रोमीन आपको देखने को मिलेगा ये लिक्विड फॉर्म में और आयोडीन जो आपका होता है वो सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें आपको तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक बात और आपको बता देते हैं बच्चे, पी ब्लॉक ये जो कॉलम आपको देखने को मिलता है, इस पी ब्लॉक के कॉलम में आपने कुछ देखा होगा कि ऐसे यहाँ पर ये बना होता है कॉलम ऐसे और दो दो एलिमेंट्स का आपको बॉक्स दिखता जाता है, इसी रो पे आपको दिखता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ऐसे हम चले आए ये क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं और इधर वाला क्या होता है, मेटल होता है और इधर क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो पी ब्लॉक ऐसा है जहां पर आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों ही एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल होते हैं। और मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप डी ब्लॉक की बात करो तो डी ब्लॉक में आपको गैलियम और मरकरी दो लिक्विड मेटल मिल जाते हैं। गैलियम और मरकरी दो लिक्विड मेटल मिलेंगे, क्योंकि बाकी यहाँ पर आपको सीजियम और फ्रेंसियम जो मिलता है लिक्विड, ये कहाँ से हो जाता है, एस ब्लॉक से। तो टोटल आपने दो यहाँ देखा लिक्विड और दो यहाँ देखा और एक आपका यहाँ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल। तो टोटल 5 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कैसे हैं, जो लिक्विड नेचर के हैं। और जनरली जो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट है वो क्या है, सॉलिड नेचर के हैं। तो अब यहाँ पर सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और कुछ गैसेज हैं। गैसेज में आप देखो तो इधर नोबल गैसेज और यहाँ फिर हमने गैसेज की बात करी। तो टोटल जो है यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं उसमें 11 मेटल्स, 11 एलिमेंट्स गैसेज होते हैं। और एलिमेंट्स में आप 6 नोबल गैस हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये क्या हो गया, नोबल गैसेज है। आप ऐसे देखोगे O2, N2, H2, ये यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये भी क्या है, गैसेज है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये यहाँ पर आ गया फ्लोरीन और क्लोरीन, तो ये भी क्या है, गैसेज हैं। तो आपको गैसेज का भी क्लियर हो गया। देखिए 2 यहाँ, 3 यहाँ, 5 और 6 नोबल गैसेज, तो कितने हो गए, 11। तो 11 एलिमेंट्स टोटल पीरियोडिक टेबल में कैसे हैं, गैसेज हैं। और 5 आपको कैसा देखने को मिलता है, लिक्विड। क्लियर। बाकी सब मेटल का एलिमेंट्स कैसे हैं, सॉलिड नेचर के हैं। चलो आगे चलते हैं, एटॉमिसिटी की बात हो गई। मेटालिक कैरेक्टर सबको पता है बच्चों। मेटालिक कैरेक्टर अगर ग्रुप में नीचे की तरफ चलेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनकी ऑक्साइड का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो नीचे जाने पे बढ़ जाएगी। कैसे, जो मेटल का ऑक्साइड होता है,
मेटल ऑक्साइड जनरली किस नेचर का, बेसिक नेचर का। यही सब बातें आपको बिल्कुल समझना होता है, बेसिक नेचर का। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड आपका एसिडिक होता है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है। तो एसिडिक और बेसिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन जब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर। तो ग्रुप में जब आप आओगे नीचे की तरफ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीजेस, क्या, मेटालिक कैरेक्टर। और जैसे ही मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ ये कंफर्म हो जाएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड की बढ़ जाएगी। तो नीचे आने पे ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही हम लोग इधर की तरफ जाएंगे तो ये कहाँ जा रहे हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो तुरंत क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो क्या इंक्रीज कर जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। बोले सर एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल अगर आपको याद हो तो यहाँ से आप देखिए Na2O, MgO, Al2O3 और SiO2, और यहाँ आ जाएगा P2O5, और इधर ले लेते हैं, जगह नहीं, SO3 और Cl2O7। तो ये लिखे हुए हैं ऑक्साइड पीरियड में। तो उधर की तरफ जा रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो उधर की तरफ जैसे चले गए बताओ कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि नॉन मेटालिक नेचर आपको देखने को मिल गया। तो इस तरीके से अगर आप ग्रुप में ऑक्साइड को कंपेयर कर रहे हो तो नीचे की तरफ आने पे क्या बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ, और अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो कंपेयर करते हुए तो आपको वहां क्या देखने को मिलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीज होना। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं भाई। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया आपसे कि जैसे हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज कर जाएगा। और हम लोग करते क्या है कि कहीं पर भी आयोनाइजेशन इंथैल्पी की जब बात होती है तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकालना होता है। एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में आ जाता है और यही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो एटम जितने बड़े साइज का होगा एनर्जी वहां पर उतनी कम लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे एटम छोटे साइज का होता जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में रहेगा। तो जब एटम का साइज बड़ा होगा, जब ये एटम का साइज बहुत बड़ा हो जाए, एटम का साइज अगर बड़ा हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है तो न्यूक्लियस से इतना इसका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, और ऐसे केस में ये यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा। तो जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ बात किए तो नीचे की तरफ क्या हो गया, साइज बढ़ गया, किसका, एटम का। तो एटम की साइज इंक्रीज कर गई, एटॉमिक साइज क्या हो गया, इंक्रीजेज। तो भाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी, अब डिक्रीज कर जाएगी। तो नीचे की तरफ चलेंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगी। ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए हमने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट जो सभी ग्रुप का है उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी वजह से उसमें एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है। क्लियर है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम यही बात करें डी ब्लॉक के एलिमेंट की, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट में जब बात करेंगे तो हमने कहा था कि भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहां पर भी हमें ध्यान देना होगा कि जब यहां साइज की बात करें, साइज की बात करें तो साइज की बात जब करते हैं तो यहां जब हम चलते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, साइज लगभग इक्वल हो जाता है।
और फिर यहाँ लास्ट के 2 मेंबर में साइज फिर से क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड आपको देखने को मिलता है एटॉमिक साइज का। और जब एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज के केस में फिर यहाँ जिंक का एटॉमिक साइज ज्यादा हो जाता है। तो हमने हमेशा वही कहा कि भाई आपको क्या समझना है, एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करनी होती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट लाइकली हो जाता है पीरियोडिक टेबल का। तो बहुत ज़्यादा इससे इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा नहीं आता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि जनरल ट्रेंड में आपसे क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूरी बात हम समझा चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि 2 एटम के बीच में जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है, तो अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। तो यहाँ अगर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है तो ये एटम कैसा हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। और ये एटम कैसा हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात करते हैं तो इधर जाने पे इंक्रीज होती है और नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो किसी भी ग्रुप में अगर बात करें तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हैलोजन के देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन नीचे की तरफ जा रहे हैं। और यही जो फ्लोरीन है यही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यही मिलेगा कॉर्नर पे, और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये बात हो रही है। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया। बहुत सिंपल है सब, कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत जरूरी है आपको याद रखना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ आपको ये जरूर याद रखना है, वाई फ्लोरीन हैव लेसर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। ऐसा क्यों होता है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर से सेल में लेना होता है। और जब इलेक्ट्रॉन सेल में आ रहा होता है तो यहाँ स्टेबल फील करे। जब आप फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयर करोगे तो फ्लोरीन में जो साइज है वो साइज स्मॉल है, क्योंकि फ्लोरीन में आप देखोगे तो ये है 9 और 2,7 2 ही सेल हैं। जब आप क्लोरीन को कंपेयर करो तो क्लोरीन में आपको क्या देखने को मिलेगा, 2, 8, 7। तो यहाँ अब 3 सेल है और यहाँ 2 सेल है। तो पहला रीजन क्या हो गया, स्मॉल साइज, कि फ्लोरीन में लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने का रीजन क्या है, स्मॉल साइज। क्या रीजन हो गया, स्मॉल साइज। और जब साइज स्मॉल है तो स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सॉरी, अगर स्मॉल साइज है तो ये इलेक्ट्रॉन जब साइज छोटा होगा तो यहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास में होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पास पास में होंगे तो जो कमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये इस पे भी निगेटिव चार्ज है, तो यहां रिपल्सन लगेगा। ये रिपल्सन किसके बीच लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच। तो ऐसे केस में क्या होगा, स्मॉल साइज जब होगा तो यहां क्या लगेगा, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और यही हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए आ रहा था उसे और यहाँ पर अनस्टेबिलिटी फील होगी और वो फिर वहाँ पे आएगा नहीं। तो अब इस केस में क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन इजिली आके एडजस्ट हो जाता है। इस केस में इसी वजह से फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें वो क्या हो जाता है, कम। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, अब अगर ऑर्डर बनाएं तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नीचे जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यही क्वेश्चन हम जरा सल्फर वाले केस में भी याद करें, ऑक्सीजन फैमिली में, तो ऑक्सीजन की तो सबसे कम हो जाती है, ये देखिए ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है। यहां पर ऑक्सीजन होना कहां चाहिए था, सबसे पहले, क्योंकि वो पहले आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, यहां ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए भी आपको वही रीजन समझना होगा, क्या, स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इजिली आ जाता है। तो यहां ये क्वेश्चन होता है, चलिए बता रहे हैं इसको भी, क्या क्वेश्चन होता है कि ऑक्सीजन गैस एक इलेक्ट्रॉन तो इजिली ले लेता है और ये O- बना लेता है, लेकिन जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन और एडिशन कराने जाते हैं भाई, तो ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक हो जाता है और इतनी ज्यादा एनर्जी यहां पर लग जाती है कि ओवरऑल क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन जो है, यहां से कुछ एनर्जी रिलीज हुई -x, और दूसरे वाले प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ गई, और ये y वैल्यू ज्यादा होगी किससे, x से। तो ओवरऑल इस प्रोसेस में एनर्जी आपको लगानी पड़ गई, और उसका रीजन क्या था, स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसी वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाती है। क्लियर हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो जो यहाँ पी ब्लॉक में देखने को मिलेगा, वो ग्रुप नंबर के इक्वल होगा। तो अगर हम बात करें 7th ए की, तो 7th ए में मैक्सिमम क्या हो जाएगा, +7, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है ग्रुप नंबर -8, ग्रुप नंबर -8। तो ग्रुप नंबर कितना है, 7 है, और -8 कर दें तो यहां कितना आएगा, मिनिमम। तो यह है मिनिमम और यह है मैक्सिमम। यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है कि इस वाले ग्रुप में जो फ्लोरीन होता है वो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो नहीं करता, और फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कंबाइंड स्टेट में क्या होती है, -1 ऑलवेज। तो फ्लोरीन नेवर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। ऐसे हम कहीं और जाएं, अगर 6A की बात करें, तो अब आप समझ गए हैं कि मैक्सिमम क्या होगा +6 और मिनिमम क्या हो जाएगा -2। ऐसे हम 5th A तक चल सकते हैं, क्योंकि 5th A तक हमें काम है। तो ये +5 और ये क्या हो जाएगा यहाँ -3। तो मैक्सिमम क्या है, इक्वल टू ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर आप देख रहे हैं, या हम कहते हैं इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। यही जब हम लैंथेनाइड की बात करते हैं, तो लैंथेनाइड के केस में आप याद रखिएगा, लैंथेनाइड का केस में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3, और एक्टिनाइड में भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। तो ये यहाँ पर आपसे कभी कभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यहाँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी +3। आपने अच्छे से रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ा होगा, आप देख रहे होंगे, उसमें सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं बहुत अच्छे से। और इसके बाद अगर हम डी ब्लॉक में बात करें, तो डी ब्लॉक में 3D सीरीज की अगर बात करें, जो 3D सीरीज है, यहां पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +7 देखने को मिलेगा। वो किसमें होता है, मैग्नीज में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट Mn में होता है, जो कि शो कर रहा है कितना, +7। और एक एक्सेप्शनल आपको थोड़ा सा याद रखना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम में होता है +8। +8 आपको देखने को मिल जाएगा, कहाँ पे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये डी ब्लॉक का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है जो पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आया है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, एक्सप्लेन व्हाई। ऐसा क्यों है, जबकि हमने ये पढ़ा है कि सर ऐसा है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है ये हाई स्टेबल है, इसके बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, ये स्टेबल है। तो यहाँ क्या ऐसा चक्कर हो गया कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक कह रहे हैं।
हमेशा बच्चे को यही लगता है कि इसकी बात हो रही होगी, इसकी बात नहीं हो रही, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना। कितने ने बॉन्ड बनाया है यार? एक बनाया ना, बोलो ना, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड नहीं बनाए हैं? 4। और साइज क्या है नाइट्रोजन की? स्मॉल साइज है। जरा फास्फोरस का भी बना के देख लें। फास्फोरस ने भी एक ही बॉन्ड बनाया और फास्फोरस के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में चला गया और ये बचा रहा क्या? लोन पेयर। अब जरा यहां देखो, नाइट्रोजन की साइज क्या है? स्मॉल, इसीलिए हमने एबनॉर्मल बिहेवियर पहले ही बताया। तो नाइट्रोजन की साइज स्मॉल है और इस पे 2-2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, आपस में क्या लगेगा? रिपल्सन। और जब ये रिपल्सन लगेगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल कर रहे होंगे तो ये बॉन्ड टूटने के लिए रेडी होगा, इसलिए ये बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। तो क्या बताएंगे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने और सीखा हो तो ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है बच्चों कि जो रिपल्सन का ऑर्डर होता है वो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और उससे भी कम होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन। तो ये है रिपल्सन का ऑर्डर। यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है? लोन पेयर रिपल्सन। यहां जो साइज है फास्फोरस की, वो साइज क्या है? बड़ी है, और बॉन्ड लेंथ बड़ा होने की वजह से, फास्फोरस एटम का साइज बड़ा होने की वजह से ये यहां पर क्या हो जाता है भाई कि यहां रिपल्सन इतना नहीं लगेगा जितना रिपल्सन नाइट्रोजन एटम के बीच में होगा। तो हाई रिपल्सन आपको देखने को मिल रहा है कहां? नाइट्रोजन में। इसकी वजह से नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। जब बात नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की करोगे तो ये इसमें क्या है? 1 सिग्मा और 2 पाई है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज्यादा होगी यहां, तो ये बॉन्ड तो स्टेबल होगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है? नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की। क्लियर हो गया बच्चों? चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया है हमारे पास, अरेंज बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इन 5th A 6th A 7th A ग्रुप एलिमेंट्स। मतलब इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं, आप समझो। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली हम लोग यहां पर याद रखें, 2 चीजों से देखें यहां। एक हम देखें मॉलिक्यूलर वेट से, जिसे बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा यहां हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक यहां पर रीजन हो जाएगा, और इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना करें वही ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक अलग केस हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आ रही है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है एसोसिएशन। तो अगर सिंगल मॉलिक्यूल होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अपने ही कई मॉलिक्यूल से फर्दर वो जुड़ जाता है। तो अगर हम यहाँ 5th A की बात करें और 5th A के हाइड्राइड कंसीडर करें तो क्या क्या होता है भाई? ये लो, नाइट्रोजन का हाइड्राइड, फास्फोरस का हाइड्राइड, और इसके बाद आर्सेनिक आ जाएगा, और फिर आ जाएगा Sb, और फिर आ गया BiH3। यहां पर आपको क्या समझना है? ये हाइड्राइड हमने लिखा। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां देखने को मिलती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये लिखा हुआ है फोन। अगर इनसे हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट जुड़ा हो तो वहां क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इतने एलिमेंट्स लिखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल दिख रहा है जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकता है? तो यही नाइट्रोजन। देखिए इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर है और इनमें से किसी में नहीं है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट ज्यादा डोमिनेट करता है इन लास्ट के 2 एलिमेंट में। तो ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि 2 कंसेप्ट हमेशा मन में रहता है, मॉलिक्यूलर मास और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हमेशा टीचर्स ने याद करा दिया होता है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए एसोसिएशन हो गया और उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहां केस क्या है
कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट उसको डोमिनेट कर जाता है और फिर इस कंसेप्ट पे BiH3 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, और फिर किसका होगा SbH3 का। और अब इसके बाद ये अपना अमोनिया आएगा, जिसकी वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात चल रही है। और फिर अब हम लोग देखेंगे इसमें कंपेयर करें, इसमें क्या कंपेयर करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो नीचे जाने से एटॉमिक मास बढ़ता है ना, तो आर्सेनिक अब आएगा, और आर्सेनिक के बाद क्या आएगा फास्फोरस। तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि यहां आपको देखने को मिला जो फॉस्जीन है वो गैस है। क्या है? गैस है। फॉस्जीन गैस क्यों है? तो फॉस्जीन गैस क्या रीजन है? क्योंकि यहां पर आपको वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने की वजह से मिलेगा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहां लिक्विड अमोनिया के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। क्लियर हो गया? तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कहां है? यहाँ पे BiH3 में। रीजन क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास। और अमोनिया इन दोनों से ज्यादा क्यों हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्डर याद रहेगा। चलो अब अगर 6A की बात करें तो H2O हाइड्राइड बनाना है, H2S, H2S के बाद ये देखिए H2SE, फिर H2TE, और फिर ठीक है चलो इतने में कंपेयर कर लें। अगर ये इतने दिए गए हैं तो अब इसमें केस कौन सा फॉलो हुआ? ऑक्सीजन वाला। तो ऑक्सीजन में आपको क्या देखने को मिला? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस केस में हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इन तीनों में कैसे कंपेयर करोगे? तो इन तीनों में कंपेयर करने के लिए तुम्हें क्या देखना होगा? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास टेल्यूरियम का सबसे ज़्यादा आएगा। तो पहले यहाँ टेल्यूरियम, और टेल्यूरियम के बाद ये देखिए ये, लेकिन ये वाटर यहां नहीं रहेगा, वाटर सबसे आगे आ जाएगा। क्यों सबसे आगे आ गया? रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H2S गैस है और H2O लिक्विड है। ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि वाई H2O इज एग्जिस्ट एज अ लिक्विड वेयर H2S एग्जिस्ट एज अ गैस। तो रीजन क्या हो गया यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया ना? चलो एक और देख लेते हैं। HiHF, HI के बाद HBr लिख लो, HCl और HF। अब आप देखिए इन तीनों चारों कंपाउंड को देखिए, और इसमें से देखिए कि फोन से कोई मैच कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल मैच कर रहा है। कौन मैच कर रहा है? देखो जरा, HF। HF में क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन तीनों में कैसे डिसाइड करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से। आयोडीन, ब्रोमीन और HCl। तो बताओ HF आ जाएगा सबसे आगे। HF क्या हो गया? सबसे आगे आ गया। और HF जब सबसे आगे आ गया तो हम लोग ये समझ गए कि यहां पर कंसेप्ट आ गया क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बोलो भाई। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर सबका याद हो जाना चाहिए भाई। यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में देखने को मिल रहा है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, अमोनिया वाला क्लियर हो गया, और वाटर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये यहां नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कहां चला गया है? इस जगह आ गया। चलो ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कुछ हम कराएंगे, कुछ आपको खुद ही करना है, लेकिन इतने कंपाउंड के कर ही लेना है, बहुत ज़रूरी है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जब आप काउंट कर रहे हो तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पे ध्यान रखिएगा। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के अकॉर्डिंग हम जरा देखें तो यहाँ हमारे पास PH3 दिया गया है, और PH3 हमारे पास जो होगा तो ये एक लोन पेयर आता है, और इस तरीके से यहाँ हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ें आपको देखने को मिली? एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, और ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और ये शेप आपको देखने को कैसा मिल रहा है? पिरामिडल। कैसा शेप है इसका? पिरामिडल। तो पिरामिडल शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में आया? PH3 में। आपने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ा। H2S देखिए जरा, H2S को अगर देखें तो इसका कुछ ये स्ट्रक्चर होता है। अब आप देखिए जरा, ये आपको देखने क्या मिल रहा है? बेंट शेप। और हाइब्रिडाइजेशन देखो, 1 2 और 2 लोन पेयर, तो कितने हो गए? 4 हो गए। 4 का मतलब sp3। और शेप की बात करें तो बी शेप बोल देंगे, या इसी को क्या बोलेंगे? बेंट शेप।
बी शेप या बेंड शेप, दोनों चीजें यहां देखने को मिल सकती हैं। अब लिखा हुआ है SF4, तो SF4 आप बनाएंगे तो सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है भाई 6 होता है, लेकिन यहां कितने दिए गए हैं 4, और 4 दिया गया है तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक लोन पेयर हो गया, मतलब टोटल 5 हो गए। और 5 में ये क्या हो जाता है, जब 5 होता है तो sp3d। sp3d का जब एक लोन पेयर का केस होता है तो आपने क्या सीखा है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है ये वाला, और इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिए तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन और सीसा शेप, सीसा शेप और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन और सीसा शेप कहां देखने को मिला भाई SF4 में। तो यहां आपने टोटल कितना काउंट करना होता है, सिग्मा बॉन्ड 4 और एक लोन पेयर। तो जैसे ही आपके पास 5 आया तुरंत आप समझ जाइए sp3d। क्लियर है। फिर देखिए SF6, SF6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 6 एटम लगाने हैं, तो इसका मतलब यहां हम लोग 6 के 6 बनाने, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और 6 एटम भी लगा हुआ है आउटर वाला, तो 6 सिग्मा बॉन्ड बना, और 6 का मतलब होता है भाई sp3d2। और अगर sp3d2 की बात है तो आप जानते हैं क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल का कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ sp3d2 और क्या आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल, या इसी को बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्लियर है। तो ये कंपाउंड में आपने क्या ड्रॉ कर लिया, ज्योमेट्री, और क्या बता दिया हाइब्रिडाइजेशन, और ये आएगा क्वेश्चन, मतलब आएगा, मतलब आएगा ही, समझ लो फिर से आएगा क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में। कह रहे पेपर आउट कर रहे हैं, पेपर नहीं आउट हो रहा है, ये एक्सपेक्टेशन है। देखो जरा OF2 बनाना है, तो OF2 कैसे बनाएंगे भाई, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो यहां हम लोग 2 सिग्मा बॉन्ड लगाएंगे और 2 लोन पेयर आया। फिर से देखिए तो यहां पर क्या मिला आपको sp3, और sp3 में 2 लोन पेयर का केस, बच्चों क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। बी शेप क्या हो जाएगा, बी शेप। अब जरा देखिए SO3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सल्फर के पास 6, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की, बस ये लो, 2 इसको, 2 इसको और 2 इसको। और इस तरीके से आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख गया ये कैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल दिख रहा है। ये देखिए, तो हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ट्राइगोनल प्लेनर आपको यहां देखने को मिला, ट्राइगोनल प्लेनर शेप या ज्योमेट्री बोल रहे हैं। जब भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ज्योमेट्री बोलते हैं, जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है फिर शेप बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ बी शेप है और ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। क्लियर है। SO2 पे आ जाओ। SO2 इस बार क्या होगा भाई, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और आपके पास क्या है भाई 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन मतलब हर एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। तो इस तरीके से अब 1 सिग्मा 2 सिग्मा, पाई को काउंट नहीं करना है, तो टोटल कितना हुआ 3 का मतलब sp2, और sp2 में भी ये क्या बना बी शेप। कह रहे सर sp3 में भी आया था, हाँ भाई sp3 में जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब बी शेप, और sp2 में जब 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तब बी शेप। क्लियर। चलो PCl5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब यही ना आ जाए, मैं तो यही कह रहा हूँ। PCl5 को जरा ध्यान से देखिए, तो PCl5 अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर 5 क्लोरीन एटम आपको सेट करना है, और अगर आपने ये सेट कर लिया तो अब देखिए जरा, ये एक ट्राइगन दिख रहा है, और इस ट्राइगन से एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ होता है sp3d, और क्या हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहां पर आपको देखने को मिलता है ऑड बॉन्ड लेंथ, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस हाइब्रिडाइजेशन में आपको ऑड बॉन्ड लेंथ मिलेगा। ऑड बॉन्ड लेंथ का मतलब हो गया कि बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम नहीं है, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये एक्सियल बॉन्ड होता है। कौन सा, जो ऊपर चला गया, समझिएगा ये जो बॉन्ड है ये एक्सियल है,
और एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है। और जो ट्राइगन में है इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और इक्वेटोरियल होती है छोटी। तो ऑड बॉन्ड लेंथ आपको कहाँ देखने को मिल गया? sp3d वाले केस में। और कौन है वहाँ पर एग्जाम्पल में हमारे पास? PCl5। क्लियर है बच्चों? चलो आगे की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास ClF3 ड्रॉ करना है। अब ClF3 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखो तो कितना होता है भाई? 7 होता है। और 7 का मतलब हो गया कि यहाँ अपन लोग ड्रॉ करेंगे। देखो देखो इस तरीके से, एक बार प्रैक्टिस करोगे ना आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है, यही सब बातें आपकी। तो यहाँ देखिए जरा, ये बना हुआ है ClF3। ClF3 में देखिए क्या आ गया? 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। इसका मतलब ये हो गया sp3d। और शेप की बात करें, लोन पेयर है तो शेप बोलेंगे, तो शेप क्या हो गया? T शेप। अब जरा देखिए XCF2 लिखा हुआ है, तो XCF2 का स्ट्रक्चर कुछ ये बनता है। यहाँ पर आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं जेनान के पास, तो ये 2 यहाँ और 1 लोन पेयर यहाँ आ गया। अब लोन पेयर को कभी भी शेप में काउंट नहीं करते, तो ये सीधी लाइन निकल गई। और देखिए 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब 5 फिर से आया, तो sp3d। और इस बार जब शेप की बात करोगे तो क्या बोल दोगे भाई? लीनियर शेप। ये आ गया लीनियर शेप। अब देखिए आपके पास बना है XCF4। XCF4 फिर से बताओ, जेनान के पास 8 और 8 के हिसाब से बात करें तो X और X के साथ यहाँ पर हमें 4 सेट करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोन पेयर जो 2 हैं उसको हमने यहाँ सेट कर दिया, और ये हमने लगाए फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो ये आपको कैसा दिख रहा है? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और आप देखिए यहाँ पर 4XC में कितना होता है, जेनान में कितना होता है? 8 होता है। तो 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा के पास हमने क्या बनाया? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ से आ गया। और हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखो तो क्या होगा भाई? sp3d2। ये सब आपने 11th में पढ़ा अच्छे से, और रिकॉर्डेड वीडियो में भी देखा है कि कैसे इसको फाइंड कर रहे हैं। लगातार हम आपको वही बात बता रहे हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, और इसको आप सीखने की कोशिश करें। तो sp3d2, और sp3d2 के केस में जब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो अब यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे। तो ये हो गया क्या? स्क्वायर प्लेनर हो गया ना। 4 and 2 6। अब देखिए Xc वो है 4 बना है। फिर से आपके पास जेनान के पास 8 है, और जेनान के पास अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 फ्लोरीन ने ले लिया, 2 ऑक्सीजन ने ले लिया। तो टोटल एटम कितने लगे? 5, मतलब 5 सिग्मा यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और बचेगा, मतलब 1 लोन पेयर। तो टोटल फिर 6 हो गया, और 6 का मतलब sp3d2। और जैसे ही sp3d2 की बात करेंगे तुरंत हमें कौन सा ज्योमेट्री बनाना होता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में भाई साहब आपको लगाना है ऑक्सीजन, ठीक है, और एक आप क्या लगाओगे? लोन पेयर। तो इस बार आपको क्या देखने को मिलेगा? फिर से आपको मिला sp3d2। देखिए जरा, 4 और एक यहाँ पर 5 और ये लोन पेयर 6, तो sp3d2। और अब क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से देखिए। अब आ गया हमारे पास IF7, BRF5, XCO3 और I3 माइनस। अब देखिए जरा, IF7 है तो 7 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? 5 फ्लोरीन एटम आप लगाएंगे इस प्लेन पे, और अगर आपने इस प्लेन पे लगा दिया तो ये आपको पेंटागन की तरह दिखेगा। देखो देखो देखो, ये कैसा हो गया? पेंटागन की तरह। और 1 फ्लोरीन यहाँ और 1 फ्लोरीन ऊपर, तो पेंटागन बाई पिरामिड दिख गया। ये कैसा है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और भाई काउंट करो जरा कितना आ रहा है? 7 बॉन्ड आ रहे हैं, 7 सिग्मा बॉन्ड। तो 7 का मतलब हो गया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है ना? अब आ जाओ BRF5 में, तो देखिए ब्रोमीन है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ? 7। 7 में 5 यूज हो गया, तो 5 सिग्मा। अब 1 लोन पेयर बचा, तो टोटल फिर से बात करेंगे कितने हुए? 6 हो गए। तो
तो 6 जैसे ही हुआ 6 5 और एक लोन पेयर 6 का मतलब आप बनाएंगे sp3d2 और sp3d2 में फिर आप कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई, स्क्वायर पिरामिडल का। तो ये लोन पेयर और ये ब्रोमीन एटम, तो यहाँ पर ये आ गया स्क्वायर और एक फ्लोरीन नीचे। तो जब एक फ्लोरीन नीचे हो गया तो देखिए भाई 4 5 और ये 6, और इसके लिए आपके पास आ गया sp3d2 और शेप क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है। अब आप देखिए बना हुआ है XeO3। तो XeO3 की बात करें तो जनान के पास 8 होता है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो हर एक ऑक्सीजन कितना लेगा, 2, तो इसलिए एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसका मतलब 4, और 4 का अगर आप देखेंगे भाई 4 के केस में क्या बनाते हैं, sp3, तो sp3 वाली ज्योमेट्री बनाएं, और sp3 की ज्योमेट्री में एक लोन पेयर का केस क्या होता था, पिरामिडल। तो ये आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और क्या आ गया यहां पर, पिरामिडल। बहुत आसान है। I3 माइनस जो होता है, तो एक I आप यहां दे दीजिए, तो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही है, एक और आ गया तो अब कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 के केस में आप देखिए 2 एटम लगाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने XeF2 बनाया था, तो XeF2 की तरह हो गया, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां। तो क्या हो गया यहां पर, sp3d और शेप क्या आ जाएगा, लीनियर। शेप क्या आ जाएगा, लीनियर। तो I3 माइनस में sp3d और शेप क्या हो गया, लीनियर शेप हो गया। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये यहां पर क्वेश्चन आ गया कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू देयर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में आपको अरेंज करना, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में मिलने के चांस हैं पूरा 100%। कैसे डिसाइड करेंगे, देखो जरा, ये सभी कंपाउंड किसके हैं, क्लोरीन के। तो अगर ऑक्सी एसिड है, ये ऑक्सी एसिड में सभी कंपाउंड किसके हैं, क्लोरीन के, तो ऐसे केस में हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं किससे, ऑक्सीडेशन स्टेट से। किससे, ऑक्सीडेशन स्टेट से। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे बता रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जरा देखें यहां, हाइड्रोजन शो करता है +1, ऑक्साइड शो करेगा कितना, -2। तो इसकी वजह से यहां आप क्लोरीन पे जब देखोगे तो ये -6 और इस पे हाइड्रोजन पे +1, तो अब यहां पर कितना देना होगा, +5। यहां पर आप देखिए -4, यहां +1, तो कितना दे दें, यहां +3 दे दें, तो -4 को इक्विवेलेंट कर देगा। ऐसे यहां देखिए -2 +1, तो +1 है, तो यहां +1 और दे दीजिए, तो इस -2 को वैलेंस हो जाएगा। मतलब आप x के फॉर्म में निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इतना भी आपको टेंशन है तो यहाँ पर -8 देखिए 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, तो ये क्या होगा, -8, और इस पे कितना होता है, +1, तो इसमें कितना देना होगा, +7। अब देखिए अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रहा है। HClO4 में कितना आया है, +7, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, HClO4। फिर बताओ किसका आया, HClO3। इसके बाद किसका आएगा, +3 वाला क्या है, HClO2, और फिर क्या आ जाएगा, HClO। ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ बन गया ऑक्सी एसिड का। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूल गया मतलब सब गड़बड़ कर दिया। यहां देखो जरा, फिर से नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, तो सेम एलिमेंट है, और अगर सेम एलिमेंट है तो आपको क्या करना होगा, फिर से आपको इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना होगा। और जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तुरंत हम लोग क्या बताएंगे कि उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। देखो ऑक्सीजन का -2, तो इसकी वजह से नाइट्रोजन पे +2 आएगा, इस पे -2 है, तो इस पे कितना आएगा, +2। लेकिन कितने नाइट्रोजन है, 2, तो एक पे कितना आया, +1। कह रहे खाली प्लस दिख रहा है, फिर से देखो ऑक्सीजन पे क्या है, -2, तो भाई इस पे क्या हुआ, +2, तो एक नाइट्रोजन पे कितना आएगा भाई, 2 नाइट्रोजन है ना, तो +1 हो गया। यहाँ एक ही नाइट्रोजन है तो इसका +2 हुआ। यहाँ बताओ 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है तो -6, और इसकी वजह से नाइट्रोजन पे +6, तो एक को कितना मिलेगा, +3। यहाँ बताइए 2 ऑक्सीजन है, -4, तो इस पे कितना है, +4, अकेला ही है, खुद ही राज कर रहा है। -10, तो बताओ इस पे +10, तो एक पे कितना हुआ, +5। लो भाई ये तो बना हुआ है।
ये तो ऑर्डर बना हुआ है +5 +4 +3 +2 +1, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया, ये लो। आसान था। कैसे आसान था? अब आपने क्या देखा कि अगर सेम एलिमेंट का ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के। यहां पर हम देखें जरा HCl, HF, HI और HBr को। इस केस में आपको देखना होगा बॉन्ड लेंथ से। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो वो H+ जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ आयोडीन सबसे बड़ा साइज का आइटम है, तो जो H है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है आयोडीन के साथ, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे जल्दी HI देगा, H देगा, तो H+ सबसे जल्दी देगा, तो HI में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। फिर बताओ HBr, फिर HCl और फिर HF, यह है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्लियर हो गया? अब यहां देखिए इन एलिमेंट्स में सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगा। आप फाइंड करके देखिए, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 3 है, तो ये सभी में 3 है और सभी एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं, सभी एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं और सभी में कितने ऑक्सीजन लगे हैं, 3 ऑक्सीजन लगे हैं। मतलब अगर इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ -6, तो यहाँ क्या +6, मतलब नाइट्रोजन पे क्या आया +3, इस पे भी क्या आएगा +3, इस पे भी +3, इस पे भी +3 और यहाँ भी +3। जब सभी पे +3 आ रहा है तो सर जी वो कंसेप्ट तो खराब हो गया, जहां आप बता रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्साइड को देख के हम एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। तो भाई कोई बात नहीं, कुछ तो वेरी कर रहा होगा। क्या वेरी कर रहा है? यहां पर आपका वेरी कर रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो हम क्या जानते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ, एक आपने देखा कि अगर सेम एलिमेंट का है तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर सेम एलिमेंट का ऑक्साइड सभी हैं, जैसे ऊपर के केस हमने देखे थे 2, यहां पर ऑक्साइड डिफरेंट एलिमेंट का है, तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम यहां पर हम लोग देखेंगे भाई, तो क्या होगा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर नीचे जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा बताओ किसका होता है, नाइट्रोजन का, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ बना था। क्लियर हो गया ना? क्या बताया, इस केस को फिर से समझ लीजिए। यहां पर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सिमिलर है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर होगा तो इसका मतलब आपको देखना होगा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तब ये केस करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम यहां क्वेश्चन ले लें HClO3, HBrO3 और HiO3, लो भाई। अब इनमें सभी में देखिए डिफरेंट है, ऑक्सीजन सब में 3-3 लगे, लेकिन सभी का जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम क्या है, Cl, Vr और आयोडीन। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगा, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Cl की, फिर किसकी, फिर कम किसकी हो गई, Br की, और सबसे कम किसकी हो गई, आयोडीन की। तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ये बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सभी पे क्या आने वाला है भाई, -6। तो यहां पर क्या आएगा +5, क्योंकि हाइड्रोजन क्या शो करता है, +1 एसिडिक है ना, तो +1 शो करेगा। तो +1 +6 और ये 3 × -2 -6 हो गया। तो इस तरीके से आपको सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 देखने को मिल रहा था। तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक किया एटम की, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम की जैसे ज्यादा हुई तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। चलो ठीक है, समझ रहे हो ना अच्छे से? ठीक। अब ये कुछ आपका ट्रेंड लिखा हुआ है, इस ट्रेंड को आपको लर्न करना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर आप जरूर याद रखिए हमेशा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। प्रकाशन संबंधी त्रुटि से लेखक का क्या लेना देना, लेकिन हम लोग सही कर लेते हैं, देखो तुरंत। तो Br2 हो गया, तो देखिए यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है भाई, फ्लोरीन है। फिर यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी आप जरूर याद रखिएगा, ये फ्लोरीन का केस, यहां पर फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, और इसलिए आपको अभी हमने नाइट्रोजन वाला जैसे केस सिखाया था वैसे ही आपका है कि यहां पर 3-3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और ये भाई साहब लगाने लग जाते हैं रिपल्सन, जिसकी वजह से इस बॉन्ड में अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप टूट जाएगा जल्दी से, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। और कितनी कि क्लोरीन ब्रोमीन के बाद आके सेट होता है। तो यह है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी किसका, क्लोरीन ब्रोमीन और फिर फ्लोरीन और लास्ट में आयोडीन।
ये जरा आप देखिएगा, नाइट्रोजन ग्रुप के ये जो हाइड्राइड है NH3 PS3 ASH3 ASH3 और आपने क्या देखा SbH3 और फिर BiH3, यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना है, यही बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का ऑर्डर है और यही रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर हो गया और ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ। क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल गई, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, स्टेबिलिटी और यहाँ पर ये हमारे पास ऑर्डर बन के आ गया। तो ये आपको याद रखना है बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो आगे आते हैं। दूसरा हमारे पास बना हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, जिसको हमने पहले ही अभी सिखा दिया कि H2O का देखें सबसे ज़्यादा हो जाता है, ये अभी हमने सीखा है। क्यों H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर क्या आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है ना? और यहाँ देखिएगा जरा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। फिर आयनिक कैरेक्टर देखें तो MF, MCl, MBr और Mi। ऐसे क्या है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किसी भी मेटल के साथ होगा तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आएगा, और जैसे ही डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आपको अगर याद हो तो क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.8 है या 1.8 से कम हो, 1.8 या 1.8 से कम, तो ये जो होता है यहाँ पर कोवैलेंट रहता है। क्या रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर डेल्टा EN की वैल्यू बच्चे 1.8 से ज़्यादा हो जाए तो जो कैरेक्टर होगा वो उसमें क्या आ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर। क्या आ जाएगा? आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर MF है। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा, और जैसे जैसे इधर आएंगे तो डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ देखने को मिला? मेटल और फ्लोरीन के केस में। तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा? उसी केस में आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे आ जाते हैं। डी ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो डी ब्लॉक में आपको ये 3D सीरीज वाइज याद रखना है कि कौन से एलिमेंट में क्या सीरीज है, कौन से एलिमेंट में कौन सा किस सीरीज में कौन से एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, कौन से एलिमेंट पे एंड हो रहा है। तो ये देखना है 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक, 4D सीरीज में एट्रियम से लेके कैडमियम तक, और यहाँ लैंथेनम की बात कर रहे हैं तो लैंथेनम जाएगा डी ब्लॉक में। तो 5D सीरीज लैंथेनम से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ आ रहा है? मरकरी तक, और यहाँ एक्टिनियम से कहाँ तक? UNO 118। क्लियर है? तो ये हम लोग यहाँ पर ये आ जाएगा 1112। तो ये आ जाएगा सिंबल इसका 1112 का U, यहाँ पर आ जाएगा सिंबल भाई आपका 1112। तो IPSC नेमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ सिंबल कर लेंगे। तो 1 के लिए क्या बोलते हैं? अन। तो अन के लिए क्या आया? U, दूसरी बार फिर U, और 2 के लिए क्या आ जाता है? बाई। तो क्या हो जाएगा? UUB। तो ये हो जाएगा 112 अन BM बोलते हैं ना। तो सिंबल कैसे लिखेंगे? UUB। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जाके ये खत्म हो जाएगा। तो ये होता है सेकंड B का मेंबर। क्लियर है? चलो ये आपको सीरीज वाइज याद करना है। फिर देखते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपको याद हो जिंक, कैडमियम, मरकरी में जब बात करते हैं ना तो ये लास्ट वाले ग्रुप में होते हैं। लास्ट ग्रुप का मतलब ये सेकंड B, और सेकंड B में जो इलेक्ट्रॉन होता है D वो क्या होता है? 10 होता है। मतलब यहाँ N-1 D10 4s2। फिर 4s2 की क्यों बोलेंगे? वो तो इसके लिए है, तो सीधे क्या लिख दें हम लोग? NS2। तो N में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती रहेगी, लेकिन D क्या हो जाएगा? कंप्लीटली फिल्ड। तुरंत ये किसकी तरह हो जाएगा? नॉर्मल एलिमेंट्स की तरह। तो क्या रीजन बताएंगे? जिंक, कैडमियम आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज their penultimate cell is completely filled, means they have complete D10 electrons, so they behave like normal elements or representative element because only one cell are incomplete in their electronic configuration. Clear है? तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। F ब्लॉक में आपको कौन सी सीरीज? 2 सीरीज पढ़नी है, 4F सीरीज और 5F सीरीज। देख लीजिए कहाँ से स्टार्ट होता है? सीरियम से ल्यूटेटियम, और यहाँ थोरियम से
फ्लोरेंशियम। तो अब इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, वो आपको पढ़ना है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, आप किन किन चीज़ों की बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मिलता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंपाउंड कैसा होगा, वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक होगा तो ये कैसा होता है, कलर्ड होता है। और डायमैग्नेटिक में कैसा हो जाएगा, कलरलेस। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का आता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, म्यू, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, n+2। इससे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, जहां n क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां यूनिट भी आप याद रखिए, बोहर मैग्नेटॉन। तो जब भी आप n की वैल्यू निकालें तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक, और नहीं मिलता है तो कंपाउंड कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अच्छे से पढ़ते हैं और वहां पर और अच्छे से इस बात को समझते चलते हैं। तो आज हम लोगों ने बच्चों डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक बहुत कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लें। आपको इसमें हमने 2 चीज़ें छोड़ी हैं जहां पे आपको प्रिपरेशन करना है। तो आपको रिएक्शन बेसिकली लर्न करनी है, तो वो आपने अच्छे से पहले रिकॉर्डेड वीडियो में देख रखा है। आप उसको वहां से प्रिपेयर करिए और सॉल्व पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जिससे आपको पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में सॉल्व पेपर बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आई होप सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।